हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओशनोग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं कोरल्स। हम उसके बारे में जानेंगे कि कोरल्स क्या हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, उसके फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए और इससे रिलेटेड कौन कौन सी मेजर थ्योरीज हैं। तो चूंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोथ यूजीसी के हिसाब से भी, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हिसाब से, सिविल्स के एग्ज़ाम के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी और बेटर हो सके। तो आई एम डॉक्टर मनुराज शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ अबाउट कोरल्स। सो आप अपनी इस स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देख पा रहे हैं जिसमें कि आपको समुद्र के अंदर में कुछ एक ऐसी जीव जैसी, कुछ फ्लावर्स जैसा क्रिएचर है जो कि ग्रो कर रहा है। हालांकि ये प्लांट जैसा दिखने वाला जो फीचर है, इसे हम बोथ एक प्लांट एनिमल एज वेल एज प्लांट्स की कैटेगरी, दोनों में कैटेगरी में डाल के इसको समझ सकते हैं। तो जानेंगे कि ये दिखने वाली खूबसूरत सी चीज़ कौन सी है। तो इसका नाम है कोरल्स, जिसे आम हिंदी में हम प्रवाल भित्तियाँ भी कहते हैं। और कोरल रीफ जिसको कहा जाता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और जैसे कि CaCO3 और डोलोमाइट के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आके जुड़ जाता है, जिस वजह से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है CaMg, एंड डबल कार्बोनेट हो गए तो CO3 ट्वाइस करके। तो एक जीव है जिसको कहते हैं कोरल पॉलिप्स, ये अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट का रिसाव करता है। और ये रिसाव इस प्रकार करता है, ठीक है, कि इनके शरीर से चूने जो है वो निकलते हैं और ये चूना आपस में चिपकता चला जाता है और कुछ ऐसा ब्यूटीफुल क्रिएचर के रूप में आपको ये प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कोरल पॉलिप्स हैं और ये एक एनिमोन की कैटेगरी में आते हैं। एनिमोन का मतलब हो जाता है एक फ्लावर जैसे दिखने वाली आकृति, ठीक है। जब फ्लावर है तो रंगों की बात अवश्य होगी। तो ये आपको ग्रीन, येलो, पिंक, गुलाबी रंग है, वॉयलेट कलर है, उजले कलर में, सफ़ेद रंग के अंदर और बहुत सारे अलग अलग रंगों के अंदर में हमें ये कोरल्स देखने को मिलते हैं। वो हम जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें जानते हैं कोरल्स के बारे में। तो कोरल पॉलिप्स जो है, जो कि एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी हैबिट क्या है? ये हैबिट है दैट इज़ ये फॉर्म कॉलोनीज से तात्पर्य है ये अपने जैसे दिखने वाले जीवों के साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। और समूह से तात्पर्य है कि दैट मीन्स ये अपना एक घर जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर में, दैट इज कॉल्ड कॉलोनीज। सो कोरल पॉलिप्स की खासियत है, हैबिट है, दैट इज ये एक कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। और कॉलोनीज फॉर्म करने का तरीका क्या चीज़ है कि जब इनके शरीर से चूने का रिसाव होता है, ठीक है, या आपके जो डोलोमाइट का रिसाव होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि चूना जो है वो चिपचिपा सा पदार्थ है, पानी के अंदर में चला जाए तो चिपचिपा लसलसा सा हो जाता है। तो एक जीव दूसरे जीव के साथ में ये चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, धीरे धीरे चिपकते चिपकते एक बहुत बड़ी आकृति का रूप ले लेते हैं जिसे कहा जाता है कोरल रीफ। दैट इज कोरल रीफ एक प्रकार का लार्ज रॉक फॉर्मेशन है जिसमें कि जो कोरल पॉलिप्स नाम के जीव अपने शरीर से चूने का धीरे धीरे रिसाव करते हैं, नए जीवों के साथ में ये जुड़ते चले जाते हैं। और इस प्रक्रिया में कई बार जो पुराने कोरल पॉलिप्स हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनके शरीर से निकला हुआ चूना वहीं पे जमा रह जाता है और नए जीव उनके साथ में आकर अपने शरीर से चूने का रिसाव करते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार, इस भांति से, ठीक है, हमारे कोरल्स जो है उसका निर्माण होता है। दैट मीन्स कोरल्स एज रॉक फॉर्मेशन, पत्थरों के चट्टान की तरह ये हमें देखने को मिलता है। और मुख्यतः ये जो है हमारा वो कैल्केरियस नेचर का होता है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। और ये एक और बहुत बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर है, इसको अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कोरल्स कैसे दिखते हैं। और एनिमल जो मैंने कहा उसकी कैटेगरी में दिखेगा फ्लावर्स जैसे दिखते हैं। कई बार लोग कोरल्स को समझते हैं कि सिर्फ ये शायद चूने की भित्तियाँ हैं, प्रवाल भित्तियाँ जो हैं, ठीक है, रॉक्स हैं,
बट अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ रॉक्स नहीं है, ये बहुत सारे एक्वेटिक क्रिएचर्स का ये घर है। आपको यहाँ पे मछलियाँ दिख जाएंगी, आपको यहाँ पे स्टार फिश दिख जाएगा, जेली फिश दिख जाएगा, कई आपको छोटे टर्टल्स जैसे दिख जाएंगे जो इस कोरल्स के अंदर में आके अपने घर का निर्माण करते हैं, या इनके बीच में आके मछलियाँ विचरण भी करती हैं, ठीक है, ये अपना भोजन तलाशती हैं। तो इट प्रोवाइड्स ऑल्सो ए होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या वो कंडीशंस हैं, कौन सी वो ज़रूरी आवश्यक परिस्थितियां हैं जो कि किसी भी कोरल्स के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये बात हम सभी जानते हैं कि कोरल्स जो है दे आर नॉट फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सी। समुद्र के हर भागों में कोरल्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं। अगर भारतवर्ष के अगर जितने भी महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर में भी देखा जाए तो इनके हर भाग में आपको कोरल्स नहीं मिलेंगे। इसका तात्पर्य है कि ये कुछ ही स्थितियों के अंदर में हमें देखने को मिलता है। तो जानेंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। तो फर्स्ट दैट इज कि इनकी ग्रोथ के लिए हमें लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। दैट इज कि कोरल्स नीड ए मिनिमम ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हम जैसा जानते हैं ये वो टेम्परेचर है जिसमें कि वर्ल्ड का इसको कहा जाता है मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस का, जिसमें किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल की ग्रोथ जो बेस्ट होती है। और कोरल्स को भी लगभग इतना ही तापमान चाहिए, बिकॉज अगर ये बहुत गर्म पानी होगा तो चूने की जो भित्तियाँ डेवलप कर रही हैं या प्रवाल भित्तियाँ, जो रॉक फॉर्मेशन है वो डिजॉल्व हो जाएगा। कोल्ड अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये चूने की जो रिसाव से कोरल पॉलिप्स हैं अपने शरीर से चूने का सही ढंग से रिसाव नहीं कर पाएंगे, ये आपस में चिपकेंगे नहीं और रॉक फॉर्मेशन या रीफ फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में रिलेटेड ये है कि इनकी जो डेप्थ है वो समुद्र जो हमारा दैट इज सी लेवल है उससे नीचे लगभग 80 मीटर्स के अंदर में ये ज़्यादातर हमें वर्ल्ड के कोरल्स पाए जाते हैं, बिकॉज ये वो जोन है जहाँ पे कि हमें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इससे अगर और आगे हम चले जाएं, एबिस का जोन चले जाएं, या इसको बोलते हैं एबाइजल जोन चले जाएं, डीप सी प्लेन कहा जाए जहाँ पे कि सूर्य की रोशनी, प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है, पेलागिक जोन का वो एरिया, वहाँ पे कोरल्स हमें नहीं मिलेंगे, बिकॉज कोरल्स को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 डिग्री का चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ना ही इनको बहुत फ्रेश वाटर चाहिए, ना ही इनको बहुत सैलाइन या लवणता से भरपूर हमें पानी चाहिए। मतलब कि हमारे कोरल्स कहाँ ग्रो करेंगे, ना कि बहुत खारे पानी में, जैसे कि हम कहें कि डेड सी के अंदर में ब्लैक सी जैसा एरिया है, ये वहाँ पे भी नहीं ग्रो कर पाएगा, ना ही ये कोई नदियों के मुख के पास में, ठीक है, वो क्षेत्र जहाँ पे नदी आके डेल्टा का निर्माण कर रही है, बहुत सारा ताज़ा पानी लैंड एरिया से जो वर्षा का जल है वो लाके जब समुद्र में वो दे रही है, तो उस क्षेत्रों में, उस जगहों में भी हमें कोरल्स नहीं पाए जाते हैं, बिकॉज ये दोनों ही कंडीशंस जो है, जहाँ पे नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है वहाँ पे कोरल्स टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आती हैं, एंड सेडिमेंट्स रेसिस्ट द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। एंड सिमिलरली हाई सैलिनिटी, सब पानी के अंदर में खारापन, नमक की अत्यधिक मात्रा, ये प्रवाल की जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इनको तोड़ती हैं, जो कोरल रीफ है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं, इसको कमज़ोर करती है और ये पानी में घुल जाते हैं। दैट मीन्स दो बहुत चीज़ें हैं, ना ये फ्रेश पानी में, ना ये बहुत हाई सलाइन वाटर, बहुत खारे पानी में नहीं, तो लगभग ये मॉडरेट जैसी सलाइनिटी वाले वाटर के अंदर ग्रो करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, दैट इज सेडिमेंट फ्री क्लियर वाटर। एक ऐसा पानी चाहिए जिसके अंदर में टर्बिडिटी देखने को नहीं मिले, पानी के अंदर गंदगी ना मिले। टर्बिडिटी से मेरा तात्पर्य है वो पानी जो मटमैला दिखता हो, वो पानी जिसके अंदर में आप सफाई ना दिखता हो, कुछ ना कुछ तैरती हुई आपको इम्प्यूरिटी, ठीक है, वो देखने को मिल जाए, वैसे कहा जाता है टर्बिड वाटर। तो हमें कोरल्स के ग्रोथ के लिए सेडिमेंट फ्री क्लियर वाटर चाहिए, ऐसा पानी जिसके अंदर में नदियों के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा जो पदार्थ दिए जाते हैं वैसे पदार्थ तैरते हुए नहीं मिले, इससे बिल्कुल साफ पानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सेडिमेंट नदियों के द्वारा, अपर्दन के द्वारा लाए गए बहुत सारे पदार्थ अगर आपको तैरते मिलेंगे, उन क्षेत्रों के अंदर में हमारा कोरल्स
नहीं ग्रो कर पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर में कि कोरल्स ग्रो कहाँ करते हैं, तो कोरल्स ग्रो करते हैं हमारा सबमरीन बेंच पे, ठीक है, या हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल जो हमारा शेल्फ का जोन है। आप तट से अगर बढ़े समुद्र की तरफ में तो पहला भाग जो मिलता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये सबमरीन बेंच का भाग है जहाँ पे मरीन एक्शन अलग अलग प्रकार के क्लैकोटिस हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, या लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। उन क्षेत्रों के अंदर में सबमरीन या सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ पे है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। और कितनी डेप्थ तक, तो मैक्सिमम कहते हैं 300 मीटर्स तक की डेप्थ में हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि मैक्सिमम कोरल्स जो है वो 80 मीटर के अंदर ही पाए जाते हैं। 300 मीटर की डेप्थ पे मिलने वाला कोरल की क्वालिटी बहुत आपको अच्छी नहीं मिलेगी। अगर बहुत पानी के सतह से ऊपर भी उभरा हुआ दिखे तो भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो बेस्ट कोरल वो है जो लगभग पानी के अंदर में डूबा हुआ रहे और लगभग 80 मीटर तक रहे। हालांकि इसका जब मैक्सिमम डेप्थ जहाँ तक अनुमान किया गया है, जहाँ तक कोरल्स पाए गए हैं, तो वो है 300 मीटर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप राइट साइड में इस इमेज के देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको विश्व का एक मानचित्र नजर आ रहा है। आप इसमें देख रहे हैं जो लाल लाल डॉट है वो ये बता रहे हैं कहाँ कहाँ जो है हमें कोरल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रॉपिक का क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसके अंदर में कोरल्स की जो ग्रोथ है हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिकॉज पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म पानी मिलेगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ खासकर है, जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उनका जो पूर्वी भाग है वहाँ पे भी हमें कोरल्स जो है थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत का ये वाला भाग पूर्वी भाग हो गया, हमारा डेट इज अफ्रीका का थोड़ा सा ये वाला पूर्वी भाग हो गया, ओके, एंड साउथ अमेरिका का ये वाला पूर्वी भाग हो गया। इन भागों को अगर हम देखा जाए, या कह सकते हैं कि ओशन के अगर पूर्वी भाग को भी देखा जाए तो हमें कंपैरेटिवली वहाँ पे कम मिलते हैं। रीज़न भी खासकर ट्रॉपिकल जोन के अंदर में, बिकॉज ये वो जोन है जहाँ पे हमें क्या होगा, ट्रेड विंड्स आती हैं, व्यापारिक हवाएं आती हैं, और व्यापारिक हवाओं का डायरेक्शन जो हमें वो ऐसे ऊपर उत्तरी गोलार्ध के अंदर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ में जाता है। इस प्रकार से ये चलती हैं हवाएं। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा ट्रॉपिक्स के अंदर में हमें ईस्टर्न मार्जिन जो कॉन्टिनेंट्स का, वहाँ पे ट्रेड विंड्स कम मिलेगी। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोरल्स के फॉर्मेशन जो है हमें वो अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक जो महासागर है वहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है। बिकॉज पहली चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक तो यहाँ पे नदियाँ जो है वो बहुत सारी आती है हमें, दैट इज़ अटलांटिक ओशन का जो जोन है हमारा, इधर अमेरिका के इस वाले भाग के अंदर में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, बोथ फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, ठीक है, हमें क्या कह सकते हैं दैट इज़ अमेरिका से बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसके अंदर में महासागर में आती हैं। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ का पानी जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा है, मतलब कि तापमान जो है वो पानी का औसतन 20 डिग्री से नीचे रहता है। तो दोनों ही शर्तें हैं जो हमारी कोरल्स के फॉर्मेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, जिस वजह से कोरल्स हमारा फॉर्मेशन होता तो है पर कंपैरेटिवली ये कम देखने को पाया जाता है। तो और एक और चीज़, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज़ हमें कोरल्स कहाँ मिलेंगे, तो कोरल पॉलिप्स के ग्रोथ के मैंने जैसा कहा कि तापमान जो है वो थोड़ा सा अत्यधिक चाहिए। तो अत्यधिक के लिए मतलब क्या है कि ये वो जोन है जिसके अंदर कोरल्स हमें हाई टाइड से लो टाइड जोन के अंदर मिलेंगे। और कोरल जो है कई बार लो टाइड, ज्वार भाटा का जो भाटा वाला पोर्शन है जिसमें कि आपकी जो हमारी टाइड्स का जो है वो निम्न स्तर पे जब आ जाता है एकदम लोएस्ट लेवल पे, तो उस समय में पानी का स्तर नीचे गिरने की वजह से ये कोरल्स पानी के सतह से हमें ऊपर उभरे हुए नज़र आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरल्स का जब भी ग्रोथ होता है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ प्रकाश की तरफ में ग्रोथ होगा, साथ साथ में क्या होगा, ये आउटवर्ड भी होगा, दैट मीन्स ये हमेशा बाहर प्रकाश की तरफ में ग्रो करना चाहता है। और हम जानते हैं कि कोरल्स है, अगर उन्हें जीवित रहना है या जीवित रहने के लिए प्रयास करते हैं तो ये खुले समुद्र की तरफ में इनका ग्रोथ ज़्यादा होता है, लैंड एरिया की तरफ में ग्रोथ इनका थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलता है। तो कोरल्स ग्रो बेसिकली इन वाटर, जब वाटर में होंगे तो वो खुले समुद्र की तरफ ये इनका विस्तार या इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कितने प्रकार के कोरल्स हैं, जिसमें कि फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स, उसके फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे और क्या चीज़ें हैं सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनका निर्माण होता है।
किस कैटेगरी के अंदर में कब फ्रिंजिंग रीफ हो जाएगी, कब बैरियर रीफ कहा जाए, और एटॉल के कितने प्रकार होते हैं, कब कैसे आइलैंड्स के बारे में फॉर्मेशंस का भी होता है उनके साथ में, इन चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।